So in today's lecture, we want to talk about something called as female reproductive system. When I say female reproductive system, that means it is the system, it is the reproductive system which is present inside the body of a female. First things first, you need to know what is the primary sex organ of the female. जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन जो उनके बॉडी में रिप्रोडक्टिव गैमीट्स बनाने का काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ ह्यूमन मेल इज रेफर टू एज टेस्टिस. क्यों बोला गया टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन. सो ये सारी चीजों के वजह से ही टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दर्जा दिया गया है. वैसे ही ह्यूमंस के फीमेल के अंदर भी उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरीज. ठीक है, जैसे टेस्टिस पेयर्स में, टेस्टिस जोड़ी में है, वैसे ओवरीज भी पेयर्स में होंगे, जोड़ीज में होंगे. ठीक है, समझ में आया यहां तक सबको? So primary sex organ in case of male is called as testis, and the primary sex organ in case of female is referred to as ovaries. Now moving on to the next part, that is कि ovaries को primary sex organ क्यों बोला गया? Because ovaries जो रहते हैं उसके अंदर एक गैमीट बनता है जिसका नाम होता है egg या फिर ovum या फिर ova. इसको oocyte करके भी बोलते हैं. क्या क्या नाम बोले मैंने? egg, ovum, ठीक है, एग, ओवम एंड oocyte. तीन तीन नाम एक ही स्ट्रक्चर के, तीन तीन नाम एक ही स्ट्रक्चर के. मतलब जो गैमीट बन रहा है ओवरीज के अंदर, उस गैमीट का नाम होता है एग, या फिर उसको ओवा बोलो, या फिर उसको oocyte बोलो. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ये गैमीट बनने के वजह से वी कॉल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल एज ओवरीज. इज दैट क्लियर एवरीवन? So primary sex organ in case of female reproductive system is called as ovaries. Ovaries are in pair. Now there is a difference between testis and ovaries. There is a difference between testis and ovaries. What is the major difference? Testes are located outside the abdominal cavity in a separate pouch called as scrotum. टेस्टिस कहां पे लोकेटेड है? बॉडी के बाहर लोकेटेड है. ठीक है, दो टांगों के बीच में होता है, पीनस के पीछे होता है स्क्रॉटम. उस स्क्रॉटम के अंदर तुम्हारे टेस्टिस क्या किए गए हैं? हैंग किए गए हैं. मेल्स के टेस्टिस हैंग किए गए हैं. बट ओवरीज जो रहते हैं ना बच्चों लोग, ओवरीज तुम्हारी फीमेल के बॉडी के अंदर होते हैं. आई रिपीट, ओवरीज आर देयर इन द फीमेल्स बॉडी, इन द फीमेल्स पेल्विक कैविटी. पेल्विक कैविटी का मतलब क्या होता है? जो कमर रहती है ना, कमर, उस कमर के यहाँ पे जो कैविटी है, उस कमर के अंदर जो कैविटी है, या फिर उस एब्डोमेन के अंदर जो कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी जो है, उसके अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है. उसमें ही ओवरीज भी आ जाते हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन, ईच वन ऑफ यू, इज दैट क्लियर? टेस्टिस बॉडी के बाहर है, ओवरीज तुम्हारे बॉडी के, फीमेल के अंदर है. फीमेल बॉडी के अंदर ओवरीज है, मेल बॉडी के बाहर उसके टेस्टिस है. Now, what is the reason why testes are situated outside the body of the male's body? Because the testis के अंदर बनने वाला जो sperm है, it is sensitive to temperature. It is sensitive to temperature. The production of sperm, the storage of sperm, ठीक है, the survival of sperm requires the temperature 2.2 to 2.5 degrees less than the normal body temperature. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो टेस्टिस के आजू बाजू का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35, 34, 36 ऐसा होना चाहिए. सो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर अगर होना चाहिए, ताकि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके. बट ओवरी के लिए ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर oocyte को बनाना है, एग को बनाना है, ओवम को बनाना है, तो उसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है. वो अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अंडर भी बन सकता है. ये सबके दिमाग में घुस गया? ठीक है, कि ओवरीज के अंदर जो oocyte बन रहे हैं, एग बन रहे हैं, उसके लिए सेपरेट टेम्परेचर का बैलेंस करने की जरूरत, या फिर टेम्परेचर को कम करो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. टेम्परेचर के साथ में कोई खेल नहीं करना है हमको, क्योंकि ओवरीज के अंदर जो ओवम, जो एग या फिर जो oocyte बन रहा है, ये तीनों एक ही चीजों का नाम है. ओवम, एग या oocyte, ये तीनों एक ही चीजों का नाम है. ये जो बन रहे हैं, सो ये बनने के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से चल जाएगा.
उनको कम करने की जरूरत नहीं उसके आजू बाजू का टेम्परेचर, बिकॉज दे आर नॉट टेम्परेचर सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स. They are not temperature sensitive structures. They can form, they can get stored, they cannot get stored actually. They can form, they can survive in that temperature. Is that clear? ठीक है. So talking about the female reproductive system के अंदर का सबसे important structure, these are called as ovaries. We have something called as left ovary and right ovary. दोनों ovaries जो रहते हैं वो functional रहते हैं. दोनों ovaries जो रहते हैं बच्चे लोग वो functional रहते हैं. ठीक है. दोनों ovaries in case of female reproductive system of humans, ये दोनों के दोनों ovaries functional रहते हैं. functional रहते हैं का मतलब क्या होता है? दोनों के अंदर oogenesis होगा. oogenesis का मतलब क्या है? फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन. फीमेल गैमीट का नाम क्या है बच्चों लोग? ओवा, या फिर एग बोलो, या फिर oocyte बोलो. इज दैट क्लियर? सो ओवरीज के अंदर क्या हो रहा है? ओवरीज के अंदर हो रहा है oogenesis. जैसे टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा था? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोडक्शन. ओवरीज के अंदर क्या होगा? oogenesis, मतलब oocyte का प्रोडक्शन है, एग का प्रोडक्शन या फिर ओवम का प्रोडक्शन. सबके दिमाग में ये चीजें घुस गई है तो ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स. एवरीवन, each and everyone, just drop a heart in the chat box. Yes. The next thing which you should know कि ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की. ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब इसमें से oocyte बनने वाला है, एग बनने वाला है, इसलिए इसको प्राइमरी बोल दिया. अब जैसे तुम्हारे मेल बॉडी के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वासा डिफरेंशिया, वासा इफरेंशिया, रेडिटेस्टिस, ये सारे क्या है? ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है. एपिडिडाइमिस, ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है. वैसे ही तुम्हारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं. समझा? सो क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल्स बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? सबसे पहला तुम लोग को यहाँ पे एक ट्यूब दिखाई दे रहा है. ये ट्यूब जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं. इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं. क्या नाम दिया है हम लोगों ने इस ट्यूब को? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं. फैलोपियन ट्यूब का एक नाम है, इसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं. ओविडक्ट. व्हाई ओविडक्ट? व्हाई ओविडक्ट? ओवी का मतलब क्या होता है? ओवी का मतलब होता है ओवम. ठीक है. ओवी का मतलब क्या होता है? ओवम. ओवम का मतलब क्या? इट इज अ फीमेल गैमेट. ये ट्यूब तुम्हारे फीमेल गैमेट को यूटरस तक पहुंचाने का काम करेगा. ठीक है. ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का काम धंधा क्या है? तुम्हारे एग को या फिर ओवम को यूटरस तक पहुंचाने का काम करेगा. नाउ व्हाट इज यूटरस? यूटरस इज दिस पार्ट. दिस इज दैट पार्ट. What is uterus? This is the part. This part, the central portion of the female reproductive system is called as uterus. Now, why is this uterus there in your body? Or why is this uterus? What is the function of the uterus? The function of the uterus is to support the baby. ठीक है? To provide nourishment to the baby, to grow the baby, to protect the baby. ये सारे फंक्शंस किसके हैं? यूटरस के हैं. यूटरस के अंदर बेबी एक्चुअल में ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, उसके ऑर्गन्स बनेंगे, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा. ये सब कुछ किधर हो रहा है? यूटरस के अंदर हो रहा है. समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है. ओके. सो मैंने क्या क्या कौन से स्ट्रक्चर्स की बात की? मैंने पेयर ऑफ ओवरीज की बात की. पेयर ऑफ ओवरीज का मतलब क्या है? ओवरीज जोड़ी में है. ओवरीज जोड़ी में है. लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी, ऐसे दो दो ओवरीज तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहे. ये वाली हो गई तुम्हारी राइट ओवरी, एंड ये वाली हो गई तुम्हारी लेफ्ट ओवरी. ठीक है. लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी के यहां से तुम लोग को यहाँ पे एक ट्यूब दिखाई दे रही है, उसको जोड़कर एक ट्यूब दिखाई दे रही है. इस ट्यूब का नाम होता है बच्चों लोग फैलोपियन ट्यूब. या फैलोपियन ट्यूब को एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट. फैलोपियन ट्यूब को एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट. इसको ओविडक्ट इसीलिए कहा गया है बिकॉज ये ओविडक्ट जो है ना बच्चे लोग, ये ओविडक्ट तुम्हारे ओवम को कैरी करेगा टुवर्ड्स द यूटरस. मतलब ओवरीज में से ओवम रिलीज हो जाएगा. देखो यहाँ पे ओवम रिलीज हो गया, छोटा सा अंडा रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया, और ये एग जो है ये जाके तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में बैठ जाएगा. ये फैलोपियन ट्यूब से होते 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 जो भी कॉइलिंग तुमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस कॉइलिंग को पार करते 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 यहाँ से वो यूटरस के अंदर चला जाएगा. यहाँ तक सबको समझा? से यो सर इन द चैट बॉक्स. यूटरस में चला गया अभी तक ओवम. यस.
यूटेरस के ठीक नीचे, यूटेरस के ठीक नीचे तुम लोग को यहाँ पे एक एक क्या बोल सकते हैं, एक स्फिंक्टर मसल दिखाई दे रहा है। कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? स्फिंक्टर, जब मैं कहता हूं स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्फिंक्टर? व्हाट इज स्फिंक्टर? यस चुन्नू, व्हाट इज स्फिंक्टर्स? तुम लोगों ने ये स्फिंक्टर के बारे में तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी पढ़ा था कि यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स रहते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वहां पे तुम लोगों ने पढ़ा था। Internal is involuntary sphincter in case of urinary bladder and external is a voluntary sphincter. Yes? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, गुप्ता सिबलिंग्स लिख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्फिंक्टर रहता है ये स्टॉप करता है तुम्हारी यूरिन के फ्लो को। उसी तरीके से स्फिंक्टर का काम धंधा क्या रहता है? चीजों को रोकना। मतलब एक चीज तुम्हारे दिमाग में घुस गई कि स्फिंक्टर का काम धंधा क्या रहता है? चीजों को रोकना, चीजों को रोकना, चीजों को स्टॉप करना। समझ में आया बच्चों लोग? What is the function of the sphincter? Sphincter is the muscular structure which is going to stop certain things to pass from them. समझ में आया? It is just like a door. It is just like a gate. It is going to stop. Is that clear? Now, the next thing which you should know कि ये जो cervix है ये किस चीज को रोकेगा? सर्विक्स जो है ये किस चीज को रोकेगा? इट हैज टू स्टॉप सर्टेन थिंग, राइट? क्योंकि हम लोगों ने इसको स्फिंक्टर मसल का नाम दिया है, क्योंकि हम लोगों ने इसको स्फिंक्टर का दर्जा दिया हुआ है, तो ये किसी किसी चीज को रोकना चाहिए। तो ये किसको रोकेगा? ये बेबी को बाहर निकलने से रोकेगा। ये बेबी को बाहर निकलने से रोकेगा। मतलब तुम लोगों ने सुना रहेगा कि कभी कभार बेबी क्या हो जाता है, किसी किसी केस में, किसी किसी केस में बेबीज बाहर निकल जाते हैं उनका मंथ्स खत्म होने के पहले ही, उनका मंथ्स कंप्लीट होने के पहले ही। जैसे 9 मंथ्स का बेबी जो रहता है वो 9 मंथ्स के बाहर जब बाहर आएगा, डिलीवरी उसकी हो जाएगी तो वो एकदम हेल्दी रहता है। बट कुछ कुछ बेबीज जो रहते हैं वो डायरेक्टली सर्विक्स को छोड़कर, सर्विक्स को तोड़कर बाहर आ जाते, तोड़कर मतलब सर्विक्स को ढीला करके बाहर आ जाते हैं, या फिर उनकी सर्विक्स अगर लूज रहेगी तो बेबी डिसेंड डाउन हो सकता है। इज दैट क्लियर? एंड सच बेबीज आर कॉल्ड एज प्री मेच्योर बेबी। प्री मेच्योर बेबी का मतलब क्या होता है? उसकी मैच्योरिटी अभी तक रीच नहीं हुई है, वो मैच्योर नहीं हो गया, फुल्ली ग्रो नहीं हो गया है, उसके अंदर का डेवलपमेंट अभी भी बाकी है। माँ की कोख में, माँ के वूम में, माँ के यूटरस में जब बेबी बन रहा है तो उसका डेवलपमेंट बाकी है। उसके पहले ही बेबी बाहर आता है सर्विक्स के थ्रू, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज प्री मेच्योर बेबी। सो ये प्री मेच्योर बेबी जो रहते हैं दे आर वेरी वीक, दे आर वेरी वीक। ठीक है? सो सर्विक्स का काम धंधा क्या रहता है बच्चों लोग? सर्विक्स का काम धंधा है बच्चे को रोकना। कब तक रोकना? जब तक 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स के बाद में ही बेबी को बाहर निकालना चाहिए। वाई? बिकॉज 9 मंथ्स में ही, जैसे ओवन के अंदर हम लोग केक रखते हैं, यस, ओवन के अंदर हम लोग केक रखते हैं और वो जब तक केक वो बराबर से पक नहीं जाता तब तक हम लोग उसको पकाते हैं। ठीक है? ओवन के अंदर केक को बेक करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, एंड वंस द केक इज फॉर्म्ड वी ओपन द डोर ऑफ द ओवन एंड वी ब्रिंग दैट केक आउट। यस और नो? द सेम इज द प्रोसेस, द सेम इज द प्रोसेस विथ ह्यूमंस। जब तक बेबी फुल्ली फॉर्म नहीं हो जाता है सर्विक्स को खुलना नहीं चाहिए, सर्विक्स खुलना ही नहीं चाहिए। ठीक है? ये सर्विक्स को खोलने का काम जो है वो हार्मोन के जरिए होता है, नो डाउट इन इट, नो डाउट इन इट। बट कभी कभार क्या हो जाता है कि कभी कभार ये सर्विक्स लूज पड़ जाता है और लूज पड़ने की वजह से कभी कभी बच्चे डिसेंड हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और वजाइना से बाहर भी निकल जाते हैं। ठीक है? ऐसे कंडीशंस में प्री मैच्योर बेबीज फॉर्म होते हैं। क्लियर एवरीवन? तो सर्विक्स का काम धंधा क्या रहता है? सर्विक्स का काम धंधा रहता है बच्चे को होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना। अब तुम लोगों ने एक चीज तो यहाँ पे देखी रहेगी कि जो कैट्स रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, उनमें इतने सारे बेबीज रहते हैं, उनमें इतने सारे बेबीज रहते हैं। ठीक है? इतने सारे बेबीज रहते हैं। बट क्या कभी तुमने ऐसा देखा कि कैट की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है, डॉग्स की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है? कभी सुना है? नहीं सुना? क्यों नहीं सुना पता है? क्यों नहीं सुना पता है? बिकॉज दे आर डूइंग क्वाड्रिपिडल लोकोमोशन। क्वाड्रिपिडल लोकोमोशन का मतलब कि बच्चों ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, इट इज अ वेरी एक्स्ट्रा पॉइंट्स। दीज आर नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स, दीज आर नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी।
ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने रेफरेंस बुक से, बड़े बड़े रेफरेंस बुक से, टोराटोरा, गाइटन हॉल, ऐसे बड़े बड़े रेफरेंस बुक से मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मेरे मास्टर्स के दौरान मैंने ये पढ़ा हुआ है। तो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इसकी बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रिपेडल लोकोमोशन वाले जो एनिमल्स रहते हैं ना बच्चे लोग, उनके उनके कौन से वाले हिस्से पे वो बच्चे प्रेशर डालेंगे? उनके सर्विक्स पे प्रेशर डालेंगे या उनके एब्डोमेन पे प्रेशर डालेंगे? जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताना। सर्विक्स पे तो प्रेशर बनेगा ही बनेगा, बट इतना ज्यादा प्रेशर सर्विक्स पे बनेगा या एब्डोमेन पे बनेगा उनके? यस एवरीवन, एब्डोमेन पे बनेगा। वेरी ट्रू। यस, एब्डोमेन पे बनेगा, सर्विक्स पे इतना प्रेशर नहीं बनेगा। तो सर्विक्स प्रेशर नहीं बनेगा तो सर्विक्स बंद ही रहेगी। जब जब सर्विक्स बंद रहेगी तब तक वो पूरा का पूरा जो बेबी है वो अंदर डेवलप हो जाएगा, एंड देन द सर्विक्स ओपन्स एंड देन द बेबी इज डिसेंडेड डाउन इनटू द वजाइना। इज दैट क्लियर? बट ह्यूमंस के केस में क्या हो रहा है बच्चे लोग, हम लोग बाइपेडल लोकोमोशन कर रहे हैं। कौन सा लोकोमोशन कर रहे हैं? बाइपेडल। बाइपेडलिज्म का मतलब क्या होता है? दो टांगों के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, चार टांगों पे ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो जब दो टांगों के ऊपर चलने वाला ह्यूमन जो है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से बेबी जब नीचे डिसेंड हो रहा है तो वो सर्विक्स पे डायरेक्ट प्रेशर डालेगा। वो एब्डोमेन पे प्रेशर नहीं डालेगा, वो सर्विक्स पे डायरेक्ट प्रेशर डालेगा, और इस वजह से सर्विक्स जल्दी खुलने के चांसेस होते हैं। तो जिस वुमेन का सर्विक्स एकदम स्ट्रांग रहेगा, वहां पे हार्मोन्स रिलीज नहीं हो गए रहेंगे सर्विक्स को खोलने के लिए, तो वो सर्विक्स बंद ही रहेगा। इज दैट क्लियर? समझा अभी? बेटा ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्लीज ध्यान से सुनो। मैं क्या बोल रहा था कि जो जो डॉग्स एंड कैट्स रहते हैं जिनका क्वाड्रिपेडल लोकोमोशन रहता है, उनके केस में सर्विक्स के ऊपर कोई वजन नहीं पड़ता है, और पड़ता भी है तो इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, उनका एब्डोमेन के ऊपर वजन पड़ता है। इसलिए उनके सर्विक्सेस जल्दी खुलते नहीं है। जब उनको जरूरत पड़ेगी तभी उनका सर्विक्स खुलेगा। बट हमारे सर्विक्स के केस में क्या हो रहा है, हमारा बेबी जो है वो वर्टिकली बैठा हुआ है, वर्टिकली ऐसे। तो वर्टिकली जब बेबी बैठा हुआ है तो वो उसके ऊपर क्या डालेगा? एक प्रेशर डालेगा, एक प्रेशर डालेगा, और प्रेशर की वजह से सर्विक्स खुलने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर, ये सब तुमको पता है। सो उसके वजह से सर्विक्स खुलने के चांस होंगे, सर्विक्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। दैट्स व्हाई द सर्विक्स गेट्स ओपन अर्लियर इन केस ऑफ ह्यूमंस। ये एक क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक है ह्यूमंस के क्वाड्रिपेडल से लेकर जब बाइपेडलिज्म के ऊपर हम लोग आ गए। पहले हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारे जो पूर्वज बंदर जो थे ना, वो एंसेस्टर्स जो थे ना, वो क्वाड्रिपेडल पे थे। क्वाड्रिपेडल मतलब क्या? चार पाव पे चलते थे, दो हाथ और दो पाव। बाद में हम लोग क्वाड्रिपेडल से बाइपेडल हो गए। मतलब क्या है, हम लोग चार पाव से हम लोग दो पाव पे चलने लगे। इसका फायदा हमको हुआ कि फायदा क्या हुआ कि हम लोग दूर दूर तक हमारे जंगल में रहने वाले जो जो हंटर्स हैं या फिर जो हमारे प्रेडेटर्स हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारा फायदा हुआ इस चीज का, बाइपेडल लोकोमोशन का। बट एक नुकसान भी ये हो गया कि सर्विक्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बनने लगा। समझा? समझा? Was it a good story? Say yo in the chat box, everyone. Good scientific story, scientific fact about what is bipedal locomotion. How is it going to pose risks on our babies? How is it going to help the quadrupedal locomotors? Yes. सो ये सारी चीजें हमने अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर ली। मैंने क्या क्या तुम लोगों को कौन से पार्ट्स बताए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? मैंने बताया ओवरीज रहते हैं, ओवरीज में ये तुम्हारी लेफ्ट ओवरी है, ये तुम्हारी राइट ओवरी है। लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी में से निकलने वाला यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब जो है तुम लोगों की राइट एंड लेफ्ट ओवरी में से निकल रही है, ताकि तुम्हारा जो ओवम है, ताकि तुम्हारा जो एग है, ये तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब से होते 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 तुम्हारे यूटरस के अंदर चला जाए। दिस इज द यूटरस। यूटरस मतलब एक ऐसा एरिया है जहां पे बेबी एक्चुअल में डेवलप होता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसको नरिशमेंट मिलता है। And once the baby is fully grown, once the baby is fully formed, then it is descended via cervix into the vagina and it comes out of the body via vagina. ठीक है, वजाइना एक ऐसा पैसेज है जो वल्वा में खुलेगा और वल्वा से वो बाहर आ जाएगा। इज दैट क्लियर?
सो ये सारी की सारी चीजें जो है ना बच्चे लोग, ये सारी की सारी चीजें बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं है, बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारी की सारी चीजें अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। वैष्णवी इज आस्किंग सर मग युरिन पण युटरस मधूनच पास होतं ना? किसका युरिन, बच्चे का युरिन या मॉम का युरिन? ओके, मॉम का यूरिन। मॉम का यूरिन के लिए ना बच्चे लोग एक सेपरेट ओपनिंग रहता है जिसका नाम है यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक है, सेपरेट ओपनिंग रहता है जिसका नाम है यूरेथ्रल ओरिफिस। मॉम की एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए सेपरेट ओपनिंग है और उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सेपरेट ओपनिंग है। ठीक है, मदर के लिए ये सेपरेट सेपरेट ओपनिंग्स है, इसलिए बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ओके। एनी मोर डाउट्स, एनी मोर क्वेरीज अबाउट इट? किसी को कुछ डाउट है इसके बारे में? चुन्नू मुन्नूज, कोई डाउट है? नो डाउट्स? फाइन, फेयर इनफ, आगे बढ़े। सर व्हाट अबाउट बेबी सिटर यूरिन? इरजा इज आस्किंग बेबी सिटर यूरिन म्हणजे काय इरजा? बेबी सिटर यूरिन का मतलब क्या होता है? यस, बताओ। बेबी का यूरिन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर बेबी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बेबी का जो यूरिन है, इसका आंसर बेबी सांस कैसे लेता है, इसका आंसर जो है ना, मैं जब प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी वाला टॉपिक, तब मैं डिस्कस करूंगा। अभी इसका जो आंसर है मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। इसका पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो चीजें जिस जिस फेज में सीखनी चाहिए ना, उसी फेज में सीखनी चाहिए। जैसे अगर छोटे बच्चे ने तुमको अगर सवाल पूछा कि दादा दादा या दीदी दीदी ये प्लांट ग्रीन कलर का क्यों है, तुम लोग उसको ऐसा नहीं बोलोगे कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल है बेटा, इसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है और बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स हैं जो उसको ग्रीन कलर का बनाते हैं, और ग्रीन कलर के बनाने के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस करेगा। कैन वी टॉक अबाउट दिस विद अ बेबी? कैन वी टॉक अबाउट दिस विद अ फर्स्ट वन ईयर चाइल्ड, या दो साल का बच्चा, या हम लोग 6 साल के बच्चे के साथ में ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं? हील बी लाइक क्या पका रहा है, क्या बोल रहा है, भगवान जाने। कुछ एक छोटा सा रीजन हमको देना पड़ता है कि हाँ उनके अंदर ना हरा कलर होता है इसलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसा बोल के हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, ओके। गुप्ता सिबलिंग ने मुझे हर बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुप्ता सिबलिंग हर बार मुझे ये क्वेश्चन पूछता है कि सर चीजें फोल्डेड क्यों है, फैलोपियन ट्यूब फोल्डेड क्यों है, टेस्टिस के अंदर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फोल्डेड क्यों है? आप ही मुझे इसका सवाल का जवाब दे दो। चलिए, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या लगता है क्यों फोल्डेड रहेगा? कोई भी चीज जिंदगी में फोल्ड क्यों होता है? बायोलॉजी में जिंदगी में फोल्ड क्यों होना है? क्यों फोल्ड होना है चीजों को? व्हाट कुड बी द रीजन? यस, कॉइलिंग कभी भी किसी भी चीज का होना है, या फिर ट्यूब किसी भी ट्यूब का होना है, तो वो क्या क्या रीजन हो सकता है? बेटा चीजें लंबी होंगी तभी तो वो कॉइल होंगी। अगर चीजें लंबी होंगी तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हमको कॉइलिंग तो करना ही पड़ेगा। ये मैंने हर बार बोला है। यस, सो चीजों को अगर कॉम्पैक्ट करना है, चीजों को अगर हमको छोटे से कंटेनर में रखना है तो उसको कॉम्पैक्ट करके रखना पड़ेगा, उसको फैला कर तो रख नहीं सकते हैं। यस एवरीवन, सो फीमेल की बॉडी के अंदर चीजें अगर कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रखना है तो वो कॉइल करके रखना पड़ेगा, या फिर किसी की भी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट्स को अगर हमको कॉइलिंग जहां कहीं पे भी दिखाना, उसके पीछे का रीजन यही है कि हम इसको कंप्रेस करके रख सकते हैं। ये मैंने करोड़ों बिलियन ट्रिलियन टाइम्स बोला हुआ है कि बायोलॉजी में जहां जहां पे कॉइलिंग होगा, जहां जहां पे कंप्रेसिविटी दिखाई देगी, उसके पीछे का रीजन क्या है कि चीजें लंबी है, चीजें लंबी है, उसको कंप्रेस करके रखने की जरूरत आन पड़ेगी। समझ में आया? अभी मुझे इसके बाद ऐसे बेतुके सवाल कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ये तुम लोगों को पता है। ये छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल अभी मत पूछो, बड़े बड़े सवाल पूछो, एकदम हायर लेवल वाले सवाल पूछो कि सर ये क्यों है, सर वो क्यों नहीं है, ऐसे वाले सवाल पूछो। बट ये वाले सवाल अभी कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। 10 करोड़ बार बोल दिया मैंने ये। ठीक है,
नाउ वन मोर थिंग विच यू शुड नो कि ये सारी जो बॉडी है ये तुम्हारे फीमेल के बॉडी के अंदर होगी, ये पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल की बॉडी के अंदर होगी, इसमें से एक भी हिस्सा बाहर नहीं है। वजाइना का जो ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग, ये तुम्हारे वल्वा के अंदर खुलेगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, नो डाउट इन इट। बट इतना ध्यान में रखो कि ये सारी की सारी जो सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर है। एक और एक चीज तुम लोग को बताना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, कि ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है ये ऐसे हवा में नहीं लटक रही है। इट इज नॉट what you can say, it is not hanging, it is not hanging। ठीक है, इसको ना मेम्ब्रेन्स की मदद से या फिर लिगामेंट्स की मदद से सपोर्ट किया गया है, इसको मेम्ब्रेन्स की मदद से, लिगामेंट्स की मदद से सपोर्ट किया गया है। ठीक है, सो कौन से लिगामेंट्स हैं, कौन से मेम्ब्रेन्स हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहली बात, तुम लोग को यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट करके लेबलिंग दिख रहा है, ब्रॉड लिगामेंट। कैन यू ऑल सी द ब्रॉड लिगामेंट? दिस इज अ ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब क्या होता है? यस, ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब होता है फैला हुआ, बिग, बड़ा। यस, ब्रॉड का मतलब क्या होता है? फैला हुआ चीज, कोई भी स्प्रेड आउट रहेगा चीज, दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉड। तुम लोग यहाँ पे देखो कितना लंबा लिगामेंट है ये, इतना लंबा लिगामेंट। सो ये लंबा लिगामेंट क्यों है, ब्रॉड लिगामेंट क्यों है? ताकि तुम्हारी ओवरीज, ताकि तुम्हारा यूटरस, ताकि तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब एक जगह पर सिचुएटेड रहे। नहीं तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे लुढ़कते रहेंगे। हम लोग जब चलेंगे, फीमेल्स जब चलेंगे, तब उनकी ओवरीज लेफ्ट ओवरी कभी राइट ओवरी की जगह पे जाएगी, राइट ओवरी कभी लेफ्ट ओवरी के साथ में जुड़ेगी। मतलब क्या है, ये ऐसा कभी होता नहीं है, लुढ़कते नहीं है ऑर्गन्स तुम्हारी बॉडी के अंदर। क्यों नहीं लुढ़क रहे हैं? बिकॉज उनके अंदर क्या है, वो किससे सपोर्ट किए गए हैं? लिगामेंट के जरिए एक जगह पर फिक्स कर दिए गए हैं। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉड लिगामेंट। दिस इज अ ब्रॉड लिगामेंट। और ये ब्रॉड लिगामेंट क्या कर रहा है? तुम्हारे ओवरीज, तुम्हारे यूटरस और तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब को एक पोजीशन में रख रहा है। It is keeping the entire organs in one position. It is not allowing the organs to change their position. Is that clear? So broad ligament, उसी तरीके से round ligament भी है. You can see here round ligament. This is a round ligament. This is the round ligament. मतलब ये सिर्फ मैंने तुम लोग को इस डायरेक्शन में दिखा, मतलब ये डायरेक्शन में नहीं है, ऐसा सोचो मत। ऐसा सोचो मत, ये दोनों जगह पे है, ये दोनों जगह पे। दो ओवरीज है हमारे पास में, फीमेल्स के पास में, इसलिए दोनों जगह पर ये चीजें होनी चाहिए। दो फैलोपियन ट्यूब्स है, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को सपोर्ट की जरूरत है। दो साइड का यूटेरस है, मतलब यूटेरस तो एक ही है, बट दो उसके अलग अलग साइड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड में हमको लिगामेंट्स की जरूरत लगेगी, बिकॉज सबको सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो यहाँ से वहां लुढ़केंगे ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? डायग्राम में सिर्फ एक ही जगह पर बनाया हुआ है ये चीज, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे है। ये मैं तुम लोग को लेबलिंग्स के लिए यहाँ पे चीजें बनाई नहीं है। लेबलिंग्स को दिखाना था, चीजें दिखानी थी, इसलिए यहाँ पे वो चीजें बनाई नहीं है। एक साइड में बना दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दूसरे साइड में भी सेम टू सेम वैसा का वैसा स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ में क्या करने वाले हैं हम लोग, ब्रॉड लिगामेंट का डिस्कशन होगा, राउंड लिगामेंट भी वही करेगा। और इसके साथ में एक और एक लिगामेंट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट। कैन यू सी अ लिगामेंट लाइक दिस? दिस इज दैट लिगामेंट, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यस, कैन यू सी द लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट? ये ओवेरियन लिगामेंट कर क्या रहा है? तुम्हारे ओवरी को तुम्हारे यूटरस के साथ में जोड़ के रख रहा है। ठीक है, ओवरी को यूटरस के साथ में जोड़ के रख रहा है। This is the ligament called as ovarian ligament, and this ovarian ligament is going to support your ovary, and it is going to connect your ovary with the uterus. Is that clear? Say yes or no in the chat box, everyone. चलिए, नाउ ये सब चीजें तुम लोगों ने समझ ली, ये सब चीजें चीजें तो तुमने समझ ली। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? आज के लेक्चर में हम लोग पूरा ओवरव्यू देख रहे हैं, तुम्हारी पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरा ओवरव्यू देख रहे हैं। हम लोग डिटेल में धीरे धीरे करते हुए हर एक ऑर्गन को पकड़ पकड़ कर डिटेल में करने ही वाले हैं, बट ये मैं ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ कि किधर है, क्या है, कैसे होने वाला, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ना वन मोर थिंग विच यू शुड नो, दैट इज कि तुम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें से एक एग जो है वो बाहर निकल गया है। एक एग जो है वो बाहर निकल गया, किस में से बाहर निकल गया बच्चों लोग? कौन से स्ट्रक्चर में से बाहर निकल गया एग?
कौन से स्ट्रक्चर में से बाहर निकल गया है? वेरी 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 गुड, इट इज ओवरी। इट इज ओवरी। ओवरी में से चीजें बाहर निकल रही है। कौन सा स्ट्रक्चर बाहर निकला बच्चा लोग? इट इज एग, या फिर इसको हम लोग oocyte भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग ओवा भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। सो ये बाहर निकला तुम्हारा oocyte, या फिर ये तुम्हारा एग बाहर निकला। जैसे ही ये oocyte में से बाहर, जैसे ही तुम्हारी ओवरी में से oocyte बाहर निकलता है, इस प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन। लिखो लिखो लिखो। द डिस्चार्ज ऑफ द ओवम, द डिस्चार्ज ऑफ द ओवम, ब्रैकेट में एग, आउट ऑफ द ओवरी। द डिस्चार्ज ऑफ द ओवम, ब्रैकेट में एग, is referred to as ovulation. The discharge of the ovum or egg from the ovary is referred to as ovulation. मतलब ovulation का मतलब क्या होता है? ओवरीज में से जब ओवम बाहर निकलेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया? द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड नो इज कॉल्ड एज कि अब ये एग बाहर तो निकला हुआ है, बाहर तो एग निकल गया है, अब एग निकल कर जाएगा कहां पे? एग निकल कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। समझ में आया? एग निकल कर जाएगा कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में। व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब का और एक नाम क्या है बच्चे लोग? व्हाट इज वन मोर नेम ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब? कोई मुझे बता सकता है? यस, वेरी गुड अमेय, वैष्णवी, अमृता, इट इज ओविडक्ट। गुप्ता सिबलिंग्स, इरजा, ओविडक्ट बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब को। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? फैलोपियन ट्यूब का एक और एक नाम है ओविडक्ट। नाउ ये ओविडक्ट के अंदर कौन चला जाने वाला है? एग चली जाने वाला है। एग। एग कहां से निकला है बच्चों लोग? एग निकला हुआ है तुम्हारे ओवरीज से। उस प्रोसेस का नाम क्या है? ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन करके एग बाहर निकला, और निकलते ही उसने क्या कर लिया? तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में एंट्री मारी। बट वो खुद से एंट्री नहीं मार सकता है, वो खुद से एंट्री नहीं मार सकता है, उसको पकड़ना पड़ता है, उसको पकड़ना पड़ता है। ये पकड़ता कौन है पता है? यहाँ पे जो तुम लोग को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। कैन यू ऑल सी द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओवर हियर? दैट इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। दैट इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिया इज अ सिंगुलर टर्म, फिम्ब्रिए इज अ प्लूरल टर्म। ठीक है, फिम्ब्रिए, FIMBRIAE, फिम्ब्रिए, FIMBRIAE, फिम्ब्रिए। ये जो फिम्ब्रिए है ना, ये फिम्ब्रिए क्या करते हैं? ये तुम्हारे फिम्ब्रिए तुम्हारे ओवम को पकड़ते हैं, एग को पकड़ते हैं। और ये फिम्ब्रिए जो है ना, ये आगे पीछे डोलते रहते हैं। डोलते रहते का मतलब क्या है? ये लोग मूव करते रहते हैं। फिम्ब्रिए कुड मूव। ठीक है, फिम्ब्रिए कुड मूव, और इस मूवमेंट के जरिए वो क्या करेंगे? फटाक से तुम्हारे किसको पकड़ेंगे? एग को पकड़ेंगे, जो तुम्हारे ओवरीज में से रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, वन लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन कि ओवरीज में से ओवम जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। और जब ये ओव्यूलेशन हो जाएगा, उसको पकड़ेगा कौन? फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए पकड़ कर किस में डालेगा? तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालेगा। फैलोपियन ट्यूब से धीरे 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 ये एग आगे 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 जाएगा, आगे आगे जाएगा, आगे आगे जाएगा, एंड देन इट विल गो टू द यूटेरस। ठीक है, इट विल गो टू द यूटेरस। समझ में आया सबको? ठीक है, सबको समझ में आया? यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आई सबको? एवरीवन से ईच वन ऑफ यू यस और नो? चलिए, अब क्या करने वाले हम लोग? इतना तक तो हमको समझ में आ गया, इतना तक तो हमको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गन इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑर्गन इन ग्रेट डिटेल। सबसे पहले हम लोग लेंगे किसके लिए? सबसे पहले हम किसका डिस्कशन करेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? वेरी गुड, ओवरी। यस, ओवरी है। लेट्स ट्राई डिस्कसिंग अबाउट इट। ओवरी का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ओवरी का जो शेप है वो कैसा है? ओवरी एक सॉलिड ऑर्गन है। सॉलिड मतलब ऐसा बीच में कैविटी वैविटी नहीं उसकी, एकदम सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड ऑर्गन है, और ये ओवल शेप का होता है, या फिर आलमंड शेप का होता है। आलमंड मतलब बादाम, बादाम के शेप का। अब इमेजिन कर पा रहे हो? बादाम को देखो और ओवरी को देखो जरा डायग्राम में। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो ओवरी का शेप कैसा है? आलमंड शेप का है, बादाम के शेप का है। ये बादाम के शेप की जो ओवरी है,
ठीक है, ये एक ओवरी का साइज कैसा है? ओवरी का साइज है 3 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर्स इन ब्रेड्थ एंड 1 सेंटीमीटर थिक। अब सबके मन में एक सवाल आया रहेगा कि सर इतने सारे डायमेंशंस है, टेस्टिस का एक डायमेंशन है, किडनी का एक डायमेंशन है, ओवरी का एक डायमेंशन है, इसको हम लोग अगर ऊपर नीचे करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 3 सेंटीमीटर के जगह पे मैंने 4 सेंटीमीटर लिखा, क्या मैं गलत हो सकता हूं? क्या मैं गलत हो सकती हूं? तो आंसर विल बी नो, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग। बट अगर तुमने उस 3 सेंटीमीटर के जगह पे 10 सेंटीमीटर लिखा, देन एब्सोल्युटली यू आर रॉन्ग, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की तो ओवरी हो ही नहीं सकती है, इतनी लंबी इतनी मोटी। यस। तो एक थोड़ा सा अपना दिमाग को इस्तेमाल करो कि कभी कभार हम लोग कई कई जगह पे नंबर्स देखते हैं, कई कई जगह पे हम लोग 15 से 20 लिखा रहता है, कहीं कहीं 10 से 20 लिखा रहता है। सो ये जो नंबर्स है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है बच्चों लोग, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फीमेल्स की ओवरी 3 सेंटीमीटर है, 3.1 की भी हो सकती है, 3.2 की भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। तो क्या उसको हम लोग ओवरी नहीं बोले? ह्यूमंस के इंडिविजुअल्स के हिसाब से, ह्यूमंस के अंदर इंडिविजुअल्स के हिसाब से उस डायमेंशन, वो डायमेंशन चेंज होते रहता है। ठीक है, हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती है। हमने अगर कभी बोला रहेगा कि ओके ब्लड प्रेशर जो रहता है वो 120/80 है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, बट सारे ह्यूमंस का 120/80 नॉर्मल नहीं रहेगा। किसी किसी ह्यूमंस के अंदर, किसी किसी इंडिविजुअल्स के अंदर वो 120/80 के जगह पे कोई और कुछ और भी हो सकता है, बट इतना ज्यादा नहीं होगा कि हम लोग उसको बोलेंगे कि अरे 140/95, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वो इट इज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट इज हाई ब्लड प्रेशर। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ज्यादा वेरिएशन भी क्रिएट मत करो अपने आंसर्स में। 3 सेंटीमीटर के जगह पे 4 सेंटीमीटर रहा, चलेगा, चलेगा। तो रट्टा मारते बैठो मत, 3 सेंटीमीटर लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर ब्रेड, 1 सेंटीमीटर थिक, ये रट्टा मत मारो। चीजों को समझो, उसके डायमेंशंस को समझो, दिमाग में रखो, खत्म करो। उसके पीछे एकदम ऐसा हाई मारी मत करो कि अरे मुझे याद रखना है इतनी सारी चीजें। ठीक है, समझ में आया? देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल कि हाँ ये इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा करके। उसके आगे पीछे का नंबर लिखा तो भी चल जाता है, 2 सेंटीमीटर लिखा तो भी चल जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर लिखा तो भी चल जाएगा, बट 10 सेंटीमीटर मत लिखो, तो उधर बहुत बड़ा जीरो मिलेगा। ठीक है, सो नंबर्स के साथ में बायोलॉजी जो है वो थोड़ा सा लिबरल हो जाता है कि नंबर्स है ना, ठीक है फाइन, मैथमेटिक्स है वहां पे बायोलॉजी थोड़ा लिबरल हो जाता है कि हाँ चलेगा, बट इतना भी ज्यादा लिबरल नहीं होगा कि 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की ओवरी, नो। 3 सेंटीमीटर, 3.5, 4, 2, 2.5 चलेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ में क्या बोला मैंने कि ओवरीज जो रहते हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया? कौन मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में अभी के अभी? व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन? Why is it called as primary female sex organ? Everyone, everyone, because it produces egg, it produces ovum. Very good, it produces egg. Yes. सो एग बनाने का काम, oocyte बनाने का काम या ओवम बनाने का काम ये ओवरी तुम्हारी करती है। इसका मतलब उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम क्या है? कौन मुझे बताएगा चैट बॉक्स में? उस प्रोसेस का नाम, मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को उस प्रोसेस का नाम बताया था। उस प्रोसेस का नाम क्या है एग बनाने का? नो 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 नो, इट इज नॉट ओव्यूलेशन श्रेया, इट इज नॉट ओव्यूलेशन गुप्ता सिबलिंग, इट इज oogenesis। इट इज oogenesis गाइस। oogenesis और ओव्यूलेशन में क्या डिफरेंस है? oogenesis मतलब प्रोडक्शन ऑफ ओवम, प्रोडक्शन ऑफ एग। ओव्यूलेशन मतलब द डिस्चार्ज ऑफ योर ओवम। ओवम का बाहर निकलने को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं और ओवम के प्रोडक्शन को हम लोग oogenesis बोलते हैं। इज दैट क्लियर? हमेशा जेनेसिस ये वर्ड प्रोडक्शन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन, oogenesis मतलब ओवम का प्रोडक्शन। क्लियर? जेनेसिस ये वर्ड आना ही चाहिए प्रोडक्शन के साथ में। क्लियर एवरीवन? ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम बाहर निकलता है ओवरी में से, डिस्चार्ज किया जाता है, उसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, समझ में आया? चलिए इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात तो हो गई। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसेस एग या फिर ओवम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ये होने की वजह से हम लोग उसको प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ये एग बनाता है,
या फिर उसको जिसको ओवम बोलते हैं हम लोग, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, रिलैक्सिन है, एक्टिविन है, इनहिबिन है। ये सारे 5-5 प्रकार के हार्मोन्स तुम्हारी ओवरी बनाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तुम्हारा ओवरीज में ओवम बनता ही है, एग बनता ही है, उसी के साथ में क्या क्या बनते हैं, 5-5 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। कौन से 5-5 प्रकार के हार्मोन्स है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनिबिन। तो याद रहेगा सबको, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनहिबिन। आई रिपीट, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनहिबिन। वन लास्ट टाइम, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनहिबिन। ये 5 प्रकार के हार्मोन्स तुम्हारी ओवरी के अंदर बनते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरीज का लोकेशन किधर है ये पता होना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू में, नीट में तुम लोग को ये पूछा जा सकता है कि ओवरीज का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, ओवरीज का अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। ओवरीज जो रहते हैं ना बच्चे लोग, ये तुम्हारे लोकेटेड रहते हैं अपर लैटरल पार्ट में। अपर लैटरल पार्ट में, कौन से अपर लैटरल पार्ट में? पेल्विस। पेल्विस मतलब मैंने क्या बोला था? पेल्विस मतलब हिप रीजन। हिप रीजन मतलब क्या होता है? तुम्हारी जो कमर वाला जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विस। सो पेल्विस के यहाँ पे अपर लैटरल पार्ट में, पेल्विस जहां पे अपर साइड पे जो पेल्विस है, उसके लैटरल पार्ट्स में, लैटरल मतलब क्या होता है? लैटरल, बायोलॉजी में व्हाट इज लैटरल? साइड्स। वेरी गुड अमिया, साइड्स। सो साइड की तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे तुम्हारी ओवरीज है, बट एग्जैक्टली कहां पे? किसकी, कौन से ऑर्गन के यहाँ पे है? किडनीज के यहाँ पे। फीमेल के किडनीज के यहाँ पे उनकी ओवरीज है। समझ में आया? समझा? सो ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड है? पेल्विस की रीजन में ही है, बट अपर लैटरल पार्ट ऑफ पेल्विस रीजन में, जहाँ पे उनके किडनीज होते हैं, फीमेल्स के किडनीज होते हैं। समझ में आ रहा है? सबके दिमाग में घुस रहा है ये चीजें? ठीक है, इसी के साथ में मैंने लास्ट स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया था कि जो ओवरीज रहती है या फिर तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो हवा में लटक नहीं रहा है। It is not hanging. It is not hanging. It is well supported with the help of ligaments. It is supported with the help of ligaments. And these ligaments are called as broad ligaments, ovarian ligaments, and round ligaments. Okay, so broad ligaments, ovarian ligaments, and round ligaments. These are 3 types of ligaments which will be supporting your entire female reproductive system of female. Okay? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंटायरली सपोर्ट करने के लिए 3 लिगामेंट्स अवेलेबल है। ब्रॉड लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट्स एंड राउंड लिगामेंट्स। नाउ ब्रॉड लिगामेंट्स, ये जो ब्रॉड लिगामेंट जो होता है, बेसिकली इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ये सबसे बड़ा होता है, सबसे ब्रॉड होता है, पर्दे जैसा होता है, पर्दे जैसा होता है, कर्टेन जैसा होता है। और ये क्या करता है? ये होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है? ओवरी को होल्ड करता है, ओविडक्ट को होल्ड करता है, और यूटेरस को भी होल्ड करता है टूवर्ड्स द डॉर्सल बॉडी वॉल। डॉर्सल बॉडी वॉल का मतलब क्या है? जो पीछे की जो दीवार है अपनी बॉडी की, ठीक है, पीछे की जो दीवार है, अंदर से जो पीछे की जो दीवार है बॉडी की, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल बॉडी वॉल, जहाँ पे तुम्हारे किडनीज अटैच रहते हैं डॉर्सल बॉडी वॉल को। ठीक है, सो वो डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ में ये क्या करेगा? अपने पूरे ये जो सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चिपका के रखेगा। समझा? समझा है सबको? क्या बोला मैंने? ब्रॉड लिगामेंट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एंड होल्ड्स ओवरी, ओविडक्ट्स एंड यूटेरस टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, ओवेरियन लिगामेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ओवेरियन लिगामेंट? ओवेरियन लिगामेंट का मतलब होता है कि ऐसा लिगामेंट जो तुम्हारे ओवरी को यूटेरस के साथ में जोड़ के रखता है। हम सबको पता है यूटेरस कहाँ पे, बीच वाला हिस्सा है। उस यूटेरस के साथ में ओवरीज को जोड़ के रखने वाला कौन सा लिगामेंट है बच्चों लोग? ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट अटैचेस ओवरी टू द यूटेरस। नाउ साथ ही साथ में हम लोग के जो ओवरी में oogenesis तो हो ही रहा है, मतलब oocyte प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन या फिर ओवम प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, बट उसी के साथ में हार्मोनल प्रोडक्शन भी हो रहा है। क्या हार्मोन्स बनते हैं उसके अंदर? 5 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनिबिन। इज दैट क्लियर? ठीक है, सबको समझ में आए चीजें? नाउ नाउ
वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी से मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बोलने वाला हूं जो तुम्हारे NEET मेडिकल एंट्रेंस नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो अभी ही हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे सो दैट हम लोगों को नीट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये तुम्हारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे नीट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी ध्यान से पूरे पूरे इत्मीनान से शिद्दत से देखना है, सुनना है और समझना भी है। जिस पॉइंट पे चीजें नहीं समझ में आएंगी उस पॉइंट पे मुझे उधर रोकना है और मुझे पूछना है कि क्या सर ये नहीं समझ में आया, वापस से समझाओ। क्लियर? चलिए फिर हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग डिस्कशन, आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी कि ओवरी की डेवलपमेंट कैसी होती है, ओवरी की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये हमको डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या बोला है कि उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या बोला है कि तुम्हारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से, ओवरीज। ओवरीज के साथ में तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ओवरीज के साथ में तुम्हारे बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब्स, वजाइना, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ओवरीज कैसी है, आलमंड शेप की है जो तुम्हारी पेल्विक कैविटी के अंदर होती है। फिर मैंने क्या बोला, ओवरीज की जो लेंथ के बारे में डिस्कस किया। फिर मैंने क्या बोला कि ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट है। हाँ, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे ओवरीज दिखाई दे रहे हैं, जो तुम्हारे ओवरीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं। डेवलपिंग फॉलिकल्स का मतलब क्या है? जब मैं फॉलिकल्स का बात बताता हूं या मैं फॉलिकल्स के बारे में बताता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलिकल्स? फॉलिकल्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स, फॉलिकल्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ कैविटी इनसाइड देम। ठीक है, फॉलिकल्स आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्मिंग अ कैविटी इनसाइड देम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये एक सेल बनाया मैंने, ये दूसरा सेल बनाया मैंने, ये तीसरा सेल बनाया मैंने, ऐसे बहुत सारे मैंने सेल्स बनाए और मैंने क्या क्रिएट किया, मैंने एक फॉलिकल को बनाने की कोशिश की, मैंने एक फॉलिकल को बनाने की कोशिश की। ठीक है, एक फॉलिकल को बनाने की कोशिश की। सो ऐसे बहुत सारे सेल्स मैंने इकट्ठा कर लिए और एक मैंने फॉलिकल बनाया। अब तुमको ये जो सेल्स दिख रहे हैं वो पेरीफेरी की तरफ दिख रहा है सबको, हाँ या ना? ये पेरीफेरी की तरफ दिख रहा है सबको, यस और नो? यस। अब इसके बीच में ये कैविटी बनी हुई है, एक खाली जगह, एक खाली स्पेस बनी हुई है, एक खाली जगह, एक खाली स्पेस बनी हुई है। ठीक है, सो फॉलिकल्स के बीच में तुम लोग को एक खाली जगह, एक खाली स्पेस मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉलिकल। ये फॉलिकल, ये जो वर्ड है ना, तुम लोग कई जगह पर सुनोगे, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, ऐसे अलग अलग जगह पे फॉलिकल सुनोगे। बट जहां जहां पे तुम लोग फॉलिकल का मतलब समझोगे ना, वहां पे ये सेम मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ कैविटी इन बिटवीन, that is referred to as follicle. Clear everyone? सेल्स इकट्ठा आते हैं और बीच में कैविटी बनाते हैं, एक बीच में स्पेस बनाते हैं। उस स्पेस में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, बट इतना समझा कि ग्रुप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेस इन बिटवीन, दैट इज रेफर्ड टू एज फॉलिकल। नाउ ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों लोग? ओवेरियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओवेरियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं। अब जब मैं ओवेरियन फॉलिकल की बात करूंगा तो ओवेरियन फॉलिकल के बीच में क्या डेवलप होने वाला है? ओवेरियन फॉलिकल के बीच में डेवलप होने वाला है तुम्हारा ओवम। क्या डेवलप होने वाला है? ओवम। क्या डेवलप होने वाला है? ओवम। ओवम का मतलब क्या होता है? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट मतलब ये तुम्हारे जो ओवेरियन के जो फॉलिकल्स हैं, ये तुम्हारे फीमेल गैमेट को डेवलप करेंगे। इज दैट क्लियर? सबके दिमाग में घुसा? और ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स तुम्हारे ओवरी के अंदर होती है, बहुत सारे फॉलिकल्स। टर्म्स को लेकर कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा ओवरी,
ओवरी के अंदर बहुत सारे ये छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से तुम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाला एक फॉलिकल है, ये वाला एक फॉलिकल है, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स तुम लोग को डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे भी फॉलिकल है, यहाँ पे भी फॉलिकल है, बट वो हर एक फॉलिकल के बीच में एक स्पेस अवेलेबल है, और इस स्पेस में क्या डेवलप हो रहा है बच्चों लोग, यहाँ पे देखो बीच में डेवलप हो रहा है तुम्हारा ओवम। क्या डेवलप हो रहा है बीच में, एग डेवलप हो रहा है, या ओवम डेवलप हो रहा है, या फिर oocyte बोलो उसको, ठीक है, कुछ भी बोलो, बट नाम एक ही है, काम भी एक ही है। इज दैट क्लियर? Is that clear, everyone? Say yes or no in the chat box. ठीक है ना? वन मोर थिंग विच यू शुड रिमेंबर, कि ये जो फॉलिकल्स है ना, ये इनके अपने अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, इनके अपने अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स? तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, कुछ कुछ फॉलिकल्स बहुत छोटे छोटे चिल्ले पिल्ले से नन्हे मुन्ने से हैं, और कुछ कुछ फॉलिकल्स बहुत बड़े बड़े से हैं। यस, कुछ कुछ फॉलिकल्स चिल्लू पिल्लू से हैं, और कुछ कुछ फॉलिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो जो चिल्लू पिल्लू फॉलिकल्स हैं, एकदम छोटे छोटे से फॉलिकल्स जो अभी अभी जन्मे हुए हैं, इनको हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे बच्चों लोग? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप करते 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 एक फॉलिकल बनेगा जिसका नाम है प्राइमरी फॉलिकल। बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनते रहते हैं बच्चों लोग। देखो यहाँ पे, ये भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, 1 2 3 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ऐसे अनेक अनेक प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं, बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल रहते हैं, बट उसमें से एक ही प्राइमोर्डियल फॉलिकल आगे जाके डेवलप होगा। सारे के सारे डेवलप नहीं होंगे, सारे के सारे उसी समय पे डेवलप नहीं होंगे, अलग अलग समय पे डेवलप होंगे। सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो है, उसमें से एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए चला जाएगा। ठीक है, सो ये डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए चला जाता है, तो उसको हम लोग कौन सा फॉलिकल बोलेंगे बच्चों लोग? प्राइमरी फॉलिकल। क्या फॉलिकल बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल तुम्हारा डेवलपमेंट के लिए चला जाता है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? प्राइमरी फॉलिकल। सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप्स इनटू प्राइमरी फॉलिकल, primary follicle develops into something called as secondary follicle, secondary follicle develops into something called as tertiary follicles, and tertiary follicles develop into a mature follicle, और इस mature follicle का नाम है Graafian follicle। क्या नाम है? Graafian follicle। I'll repeat this one more time once again, please listen to me very carefully। मैंने कहा तुम्हारी पूरी ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होंगे। उन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में से कोई एक प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सारे के सारे नहीं बनेंगे उस टाइम पे, कोई एक। क्योंकि हमारी हमारी बॉडी जो है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर दी गई है। वी विल नॉट वेस्ट आवर एनर्जी टू डेवलप सो मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स, विल इन्वेस्ट आवर एनर्जी इन जस्ट वन फॉलिकल टू डेवलप। एक ही फॉलिकल को डेवलप करने के लिए सारी की सारी एनर्जी को हम लोग जुटा देंगे। समझ में आया? सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बनने वाला है? प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा? वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बन जाएगी टर्शरी फॉलिकल, एंड टर्शरी फॉलिकल विल डेवलप इनटू समथिंग कॉल्ड एज मैच्योर फॉलिकल। और इस मैच्योर फॉलिकल का नाम क्या है बच्चों लोग? ग्राफियन फॉलिकल। GRAAFIAN, ग्राफियन। ग्राफियन का स्पेलिंग में क्या आता है? डबल ए आता है। GRAA, GRAAFIAN, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है सबको समझ में? व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल इज रेफर्ड टू एज मैच्योर फॉलिकल। इसको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर एवरीवन? चुन्नू द मुन्नूज एंड टुन्नू द पुन्नूज, हैव यू अंडरस्टूड दिस, कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? और ये हर एक फॉलिकल के अंदर बच्चों लोग क्या डेवलप होने वाला है? तुम्हारा फीमेल गैमीट डेवलप होने वाला है। फीमेल गैमीट का मतलब क्या होता है? ओवम, एग या फिर oocyte। समझ में आया? सो फॉलिकल्स को डेवलप करने के साथ साथ डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग ओवम को भी डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज फॉलिकल्स के सेल डेवलप होंगे, तब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे तुम्हारे ओवम को, और वो भी डेवलप हो जाएगा। यस और नो? जिसको जिसको यहां तक सब कुछ समझ में आया, जस्ट ड्रॉप हार्ट इन द चैट बॉक्स। आई वांट टू सी एवरीवन टू सी,
I want everyone to see this charts. सारे के सारे हार्ट्स ड्रॉप करो so that I can know that you have understood everything. मैंने क्या क्या बोला? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. कूल. नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द ओवरी के अंदर की क्या क्या स्ट्रक्चर्स और क्या क्या स्ट्रक्चर्स है. सो मैंने कहा कि जो तुम्हारी ओवरी है इसमें जो बाहर वाली जो लेयर है ना, बाहर वाली, तुम लोग को सेल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पतले पतले ऐसे रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सेल्स तुम लोग को ये दिख रहे हैं बाउंड्रीज की तरफ, दिख रहे हैं सबको बाउंड्रीज की तरफ ये सेल्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? जर्माइनल एपिथीलियम. कौन सी एपिथीलियम? जर्माइनल एपिथीलियम. विच इज दैट एपिथीलियम? जर्माइनल एपिथीलियम. जर्माइनल एपिथीलियम के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. ओवेरियन स्ट्रोमा है वो. ओवेरियन स्ट्रोमा का मतलब क्या है? स्ट्रोमा का मतलब क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस. जेली लाइक सब्सटेंस. ठीक है. ये जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर क्या ग्रो हो रहा है? तुम्हारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स. क्लियर? क्लियर एवरीवन? आई रिपीट, बाउंड्रीज की तरफ जो है, बाउंड्रीज की तरफ जो सेल्स तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज जर्माइनल एपिथेलियम. ये सेल्स तुम लोग को जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं. लेट मी ड्रॉ द जर्माइनल एपिथेलियम. तुम लोग को दिखाई देगा, देखो ये जर्माइनल एपिथेलियम है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सेल्स. ये जर्माइनल एपिथेलियम है, ये जर्माइनल एपिथेलियम के सेल्स हैं. तो ऐसे जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर के तरफ ना एक लिक्विड या फिर जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. STROMA. स्ट्रोमा. अब ये स्ट्रोमा जो है ना बच्चे लोग, ये स्ट्रोमा आगे जाके दो हिस्सों में बट जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सा में कैटेगराइज हो जाता है. कौन से वो दो हिस्से हैं? एक बीच वाला हिस्सा है और एक पेरीफेरी वाला हिस्सा है. बहुत बार, लाखों करोड़ों टाइम्स तुम लोगों ने देखा रहेगा कि बीच वाले हिस्से को हम लोग मेड्यूला बोलते हैं और पेरीफेरी के हिस्सों को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं. यस और नो? पेरीफेरी ऑर्गन्स की जब बात होती है तो एकदम सिंपल रहता है. बीच वाले हिस्से को मेडुला बोलो, मिडल वाले हिस्से को मेडुला बोलो और साइड वाले हिस्से को कॉर्टेक्स बोल दो. ठीक है? समझ में आया सबको? सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, समथिंग कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स जो रहता है वो पेरीफेरी या फिर साइड वाला हिस्सा रहता है, जहां पे जर्माइनल एपिथेलियम रहेगा, वो वाला हिस्सा है. ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. और जो बीच वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एज मेडुला. सो ये डेवलप क्या हो रहे हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं तुम्हारे स्ट्रोमा के अंदर. डेवलप हो होकर किसमें कन्वर्ट होने वाले? वो लोग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होने वाले हैं. क्लियर एवरीवन? ठीक है. ओके. Now, one more thing which you should remember, one more thing which you should remember कि जो फॉलिकल्स हैं उसके अंदर बहुत सा एक एक ओवम, हाँ हाँ, इतने सारे फॉलिकल्स के सेल्स है उसके अंदर एक ओवम डेवलप होगा. देखो मोबाइल नौका बहुत सारे फॉलिकल्स के सेल है बच्चे लोग, उसके अंदर एक ओवम डेवलप होगा. देखो ये तुम्हारे फॉलिकल्स के सेल्स हैं, ये तुम्हारे फॉलिकल्स के सेल्स है, इतने सारे फॉलिकल्स के सेल्स हैं और इस फॉलिकल्स के सेल्स में बीच में क्या डेवलप हो रहा है? एक ओवम. मतलब एक फॉलिकल में एक ओवम डेवलप होगा. क्लियर? ये लॉजिक क्लियर हो गया? एक फॉलिकल में एक ओवम डेवलप होने वाला है. सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल कितने भी हो उसमें से एक प्राइमरी फॉलिकल बनेगा और उस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक ओवम डेवलप होगा जो कि आगे जाके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने वाला है, जो कि आगे जाके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने वाला है. कूल एवरीवन? हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलिए, द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर, द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर कि वंस वंस द ओवम इज गेटिंग फुल्ली मैच्योर्ड. ठीक है? जो अंदर का जो ओवम है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, वो अंदर का अंदर पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है. तो ये जो मैच्योर ओवम जो है इसको हम लोग क्या नाम देंगे पता है? सेकेंडरी oocyte. क्या नाम देंगे? ठीक है? सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है
इसको हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। ये सेकेंडरी oocyte जो है जब रिलीज कर दिया जाता है, जब रिलीज कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। देखो, तुम्हारा oocyte रिलीज कर दिया गया है फॉलिकल्स के थ्रू, फॉलिकल्स फट गए और उसमें से क्या रिलीज हो गया? सेकेंडरी oocyte। समझा? समझा? फॉलिकल्स में क्या ग्रो हो रहा था? ओवम ग्रो हो रहा था, नो डाउट इन इट, बट उस ओवम का नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte। Am I audible to each and every one of you? Can you all hear me properly? Say yo in the chat box, everyone. If you can hear me, if you can see the screen properly, say yo in the chat box, everyone. Okay, now is it fine? Now, मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि तुम्हारे जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो धीरे 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 कन्वर्ट होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के साथ में ही उसके अंदर एक चीज डेवलप हो रही है जिसका नाम है ओवम। उसको हम लोग ओवम ना बोलते हुए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे बच्चों लोग? सेकेंडरी oocyte। ना ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसका जो डेवलपमेंट है, ये डेवलप होने के बाद में तुम्हारे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से जब ये रिलीज कर दिया जाएगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन को हम लोग ने रीडिफाइन कर दिया है कि रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte आउट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, इट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ठीक है, समझ में आया? Release of the secondary oocyte out of the Graafian follicle is referred to as ovulation. Ovulation की डेफिनेशन पहले वाली भी करेक्ट ही है, बट वो बच्चों वाली डेफिनेशन है, वो बच्चों वाली डेफिनेशन है। ये क्या है? एकदम हाईफाई डेफिनेशन है। समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें प्लीज ध्यान में रखो। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ये तुम्हारा जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये देखो, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये स्ट्रक्चर तुम लोग को दिख रहा है, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये दिस इज अ ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और उसमें से तुम्हारा सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा। जब ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रहा है तो अंदर की तरफ क्या बच रहा है? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ओवरी के अंदर क्या बच रहा है बच्चों लोग? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। यो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल एवरीवन। फटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर का मतलब क्या होता है? फटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल तुम्हारे ओवरी के अंदर बच गया और ओवरी के बाहर क्या निकल गया? सेकेंडरी oocyte। इस प्रोसेस को क्या बोला हम लोगों ने? जब तुम्हारे ग्राफिन फॉलिकल में से तुम्हारा oocyte निकल रहा है, सेकेंडरी oocyte जब निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। Now, once this ovulation is done, the entire structure, this entire structure, ग्राफिन फॉलिकल का जो रप्चर्ड स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? कॉर्पस हीमोरैजिकम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस हीमोरैजिकम। राइट इट डाउन। कॉर्पस हीमोरैजिकम। ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर हो जाती है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर हो जाती है, फट जाती है, उसमें से तुम्हारा सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन। तो जो बचा कुचा जो अंदर का स्ट्रक्चर है, उसमें ब्लड वेसल्स तो होंगे ना, उसमें ब्लड वेसल्स तो होंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर। सो ब्लड वेसल्स भी फटेंगे, ब्लड वेसल्स भी फटेंगे उसके साथ में, ग्राफिन फॉलिकल के साथ में। सो जब ब्लड वेसल्स फटेंगे तब वहां पे ब्लड क्लॉट भी हो जाएगा। यस, ब्लड क्लॉट भी हो जाएगा। और उस ब्लड क्लॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर उस पूरे सेल्स के कचरे को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पस हीमोरैजिकम। क्लियर? क्लियर एवरीवन? वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने क्या बोला है कि ग्राफियन फॉलिकल जो है ना बच्चों लोग, ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद में उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा बाहर। उस प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन। ये सबको समझ में आया? से यो सर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, वंस इट इज डन, तुम्हारा ये सेकेंडरी oocyte तुम्हारे ग्राफिन फॉलिकल में से निकल गया, निकल गया बाहर आ गया, तो अभी क्या हो जाएगा? बीच में ये जो तुम लोग को दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारे ओवरी के अंदर अभी भी है। इसको हम लोग ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल बोल सकते हैं, बट इसको रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल ना बोलते हुए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्पस हीमोरैजिकम। क्या बोलेंगे?
कॉर्पस हीमोरैजिकम। ऐसा अलग नाम क्यों दे दिया गया है? बिकॉज अभी ये ग्राफिन फॉलिकल नहीं रह गया, ये फटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल रह गया है। तो फटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल में क्या हो गया, उसके आजू बाजू के ब्लड वेसल्स भी फट गए, उसके फटने के चक्कर में, उसके फटने के चक्कर में उसके आजू बाजू के ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो गए, फट गए। तो फटने की वजह से उधर ब्लड लीक आउट हो गया और वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड जम गया वहां पे, और स्ट्रक्चर जो है पूरा लाल 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 दिखाई दे दिया गया। पूरा स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है, लाल 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 स्ट्रक्चर दिखाई देता है, रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस हीमोरैजिकम। हीमोरैजिकम का स्पेलिंग क्या है? HAEMORHHAGICUM, हीमोरैजिकम, हीमोरैजिकम, HAEMOR, ठीक है, HAEMOR, हीमोरैजिकम, RHAGICUM, कॉर्पस हीमोरैजिकम। समझ में आया कॉर्पस हीमोरैजिकम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में जो कचरा अंदर बच जाता है, जो ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, उसकी वजह से जो रेडनेस आ जाती है वो पूरे ग्राफियन फॉलिकल को, बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल को, फटे हुए ग्राफियन फॉलिकल को, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस हीमोरैजिकम। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? Chunnu the munnus and tunnu the punnus, have you understood this corpus hemorrhagicum? Now, कॉर्पस हीमोरैजिकम जो है वो वैसा का वैसा नहीं रहेगा, पूरे साल तक ऐसे कॉर्पस हीमोरैजिकम बने ही नहीं रहेगा। वो डेवलप हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियंस, इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियंस। ल्यूटियम का मतलब क्या होता है? ल्यूटियम का मतलब क्या होता है? व्हाइट कलर। ल्यूटियम का मतलब क्या होता है? व्हाइट कलर। सो रेड कलर का स्ट्रक्चर इज नथिंग बट हीमोरैजिकम एंड व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर इज नथिंग बट व्हाट? कॉर्पस ल्यूटियम। समझा? मतलब जैसे जैसे उसमें से वो रेडनेस कम 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 होते जाएगी, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। समझ में आया? ब्लड जमा का जमा नहीं रहेगा ना वहां पे, कभी ना कभी तो व्हाइट व्हाइट चीजें हो जाएंगी, व्हाइट व्हाइट सेल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर व्हाइट मास दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठा वो मास, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। वापस से एक बार ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में उसमें से सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, सेकेंडरी oocyte निकलने की वजह से उसके अंदर जो दिख रहा है कचरा दिख रहा है, जो कचरा दिख रहा है उसको हम लोग कॉर्पस हीमोरैजिकम बोलते हैं। जो फटा फुटा चीज तुम लोग को दिख रहा है ब्लड वेसल के साथ में, उसको हम लोग कॉर्पस हीमोरैजिकम बोलते हैं। ये हीमोरैजिकम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज रेड इन कलर। हीमो का मतलब रेड, ब्लड, ब्लड से एसोसिएटेड है, that is called as hemorrhagicum. Once this corpus hemorrhagicum is ready, it is going to convert into something called as corpus luteum. It is going to convert into corpus luteum. Clear everyone? Luteum का मतलब होता है white, ल्यूटियम का मतलब होता है व्हाइट इन कलर। सो रेडनेस हल्का हल्का कम होते जाएगा और वो व्हाइट कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस हीमोरैजिकम से कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्जन हो जाएगा वो। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सबको समझ में आया? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस हीमोरैजिकम, पहले कॉर्पस हीमोरैजिकम रहेगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बच्चे लोग बना हुआ है ना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बच्चे लोग जो बना हुआ है ना, इट विल बी एक्टिंग लाइक अ प्राइमरी एंडोक्राइन ऑर्गन। प्राइमरी एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? वो क्या सेक्रेट करने वाले बच्चे लोग? क्या सेक्रेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करते हैं? हॉर्मोन्स। ये तुम्हारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, वो प्राइमरी नहीं, सॉरी, वो तुम्हारा ये बनेगा टेम्पररी, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी इज अ गलत वर्ड, प्राइमरी नहीं है, टेम्पररी। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बनेगा। टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब क्या है? परमानेंट नहीं रहेगा वहां पे, थोड़ी देर के बाद में चला जाएगा, थोड़ी देर के बाद में चला जाएगा। ठीक है, सो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन एक्ट करने वाला है? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनेगा? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कम फंक्शन करेगा। और टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सेक्रेट करने वाला है? हार्मोन सेक्रेट करने वाला है। कौन सा हार्मोन पता है? लिखो वहां पे, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। लिखा सबने?
आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, वन लास्ट टाइम, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा कि तुम्हारा जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये डेवलप होने के बाद में इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, with the process called as ovulation. Once this ovum is released out of your ovary, the entire structure which is present inside the ovary, it is getting converted into a structure called as corpus hemorrhagicum. Corpus hemorrhagicum. ये क्या बन जाएगा बच्चों लोग? कॉर्पस हिमोराजिकम। क्यों हिमोराजिकम? बिकॉज इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी रहेंगे, फटे हुए ब्लड वेसल्स भी रहेंगे, इसलिए उसको हम लोग कॉर्पस हिमोराजिकम बोलेंगे। धीरे धीरे इसकी जो रेडनेस है वो कम कम होना स्टार्ट हो जाएगी, and it is getting converted into a structure called as corpus luteum. This is corpus luteum. It is a white, yellowish, whitish structures. Yellowish, whitish structure. Is that clear? Of whitish, creamish, yellowish structure रहेगा ये, that is called as corpus luteum. Now this corpus luteum is going to function. ये कैसे function करेगा? एक endocrine gland की तरह function करेगा. It is a temporary endocrine gland. ये corpus luteum क्या endocrine hormone secrete करेगा बच्चों लोग? That is progesterone. क्या secrete करेगा? Progesterone. Which hormone will be secreted by the gland? Corpus luteum. Progesterone. Is that clear? Say drop a heart in the chat box, everyone, so that I know that you've understood everything in a great detail. बहुत धीरे 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 एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बहुत धीरे धीरे, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बहुत सारे थे तुम्हारे पूरे ओवरी के अंदर। इसमें से एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप हो गया, ये प्राइमरी फॉलिकल तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल तुम्हारा टर्शरी फॉलिकल में डेवलप हो गया, टर्शरी फॉलिकल अगेन डेवलप्स इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इस सारे फॉलिकल्स के बीच में तुम लोगों को एक एक क्या दिखने वाला है? उस साइट का डेवलपमेंट होते हुए दिखने वाला है। यहाँ पे उस साइट है बीच में, ये जो उस साइट है इसका डेवलपमेंट होगा। Once this oocyte is completely formed, completely develop हो जाएगा, this is called as secondary oocyte, and this secondary oocyte will be released out of the Graafian follicle with a process called as ovulation, and this ovulation will result into a structure which is forming inside the ovary, and that structure is called as corpus hemorrhagicum. This hemorrhagicum words come because blood vessels also get ruptured in it, and that rupturing will cause a formation of a structure called as corpus hemorrhagicum. This corpus hemorrhagicum, it is getting converted into a structure called as corpus luteum, is getting converted into a structure called as corpus luteum, and this corpus luteum is going to form a hormone which is called as progesterone. Clear? See, this is corpus luteum. Can you see this is corpus luteum? Everyone? बड़ा सा कॉर्पस ल्यूटियम दिख रहा है यहाँ पे। सो ये कॉर्पस ल्यूटियम तुम्हारा हार्मोन बनाएगा। इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, प्राइम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वो काम करेगा। टेम्पररी का मतलब होता है ये हरदम तुम्हारे साथ में तुम्हारे ओवरी के अंदर नहीं रहेगा, ये कुछ देर तक तुम्हारे ओवरी के अंदर रहेगा। ये तुम्हारा हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। Once this corpus luteum is formed, it gets converted into a structure called as corpus albicans. ये पाथवे प्लीज ध्यान में रखो, प्लीज ध्यान में रखो। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में क्या बनने वाला है? कॉर्पस हिमोराजिकम। कॉर्पस हिमोराजिकम के बाद में क्या बनने वाला है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद में क्या बनने वाला है बच्चों लोग? कॉर्पस अल्बाइकन्स। और जैसे ही कॉर्पस अल्बाइकन्स बन जाएगा ना, तो इसमें से तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। सबके दिमाग में ये चीज एकदम से घुस गई। ठीक है? So I guess today we have discussed a lot of important things. ठीक है? Hell lot of important things. Please make it a point that you have understood everything. किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे अभी के अभी सवाल पूछो. If you have understood everything, then drop a heart in the chat box right here, right now, so that I know that you've understood everything, every detail. Yes, Pranali, Ritesh, everyone drop a heart. Anand, Vaishnavi, Tanuja, Piyush, great. Shreya, Sakshi, Bhuvan, Sanika. सर पाथवे रिपीट वंस, ओके, हम पाथवे रिपीट वंस करेंगे और उसके बाद में आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। मैंने कहा कॉर्पस हिमोरैजिकम सबसे पहला क्या बनेगा? कॉर्पस हिमोरैजिकम। क्यों बनेगा?
क्योंकि उसमें से क्या निकलने वाला है, तुम्हारा सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा उस पूरे ग्राफियन फॉलिकल में से, और जो ग्राफियन फॉलिकल अंदर बचने वाला है, जो जो सेल्स का जो डेब्रीज, सेल्स का जो कचरा अंदर बचने वाला है, that entire structure is called as corpus hemorrhagicum because it is red in color. Now this corpus hemorrhagicum will convert into a structure called as corpus luteum, which is off whitish या फिर yellowish या फिर white in color. ठीक है, so ये corpus luteum जो है, it will be acting like a temporary endocrine gland. It is going to produce a hormone which is an endocrine hormone, and that hormone is called as progesterone. This progesterone, once it is formed with the help of corpus luteum, ये corpus luteum आगे जाके convert हो जाएगा into a structure called as corpus albicans. So corpus albicans जैसे ही बन जाएगा, इसमें से हार्मोन बनना बंद हो जाएगा. So क्या क्या बोला मैंने? Corpus hemorrhagicum, then corpus luteum, and last but not the least, it is corpus albicans. Clear everyone? Everyone? ठीक है, so I guess we can stop over here.